नमस्ते, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मामला रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का है जो आज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। लेकिन याद आता है अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग जो बहुत ही पॉपुलर था, हम जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। छोटा मुंह बड़ी बात लगेगी, लेकिन भारत आज वैश्विक पटल पर उसी अमिताभ बच्चन की भूमिका में नज़र आता है, दिखाई देता है। जवाहरलाल नेहरू, सुकार्नो जो इंडोनेशिया के थे, मार्शल टीटो युगोस्लाविया के थे, अब्दुल नासिर, इन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस गुटनिरपेक्ष दुनिया का वो सपना साकार कर रहे हैं, उसी के सापेक्ष एक समय आएगा जब पूरी दुनिया नाच रही होगी। आज की सच्चाई आप देख लीजिए, न हम अमेरिका या नाटो के पीछे हैं और न ही रूस के। हम अपनी जगह हैं। अगर कोई पूछता है कि हम कहाँ हैं, हम कहते हैं हम अपनी जगह हैं। बाकी देश अब बारी बारी से बता रहे हैं कि वो भारत के साथ हैं या नहीं हैं। इस ऐतिहासिक बदलाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की चमत्कारी भूमिका रही है। नो डाउट कि हम अजीत डोभाल को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी नींव 26 फरवरी को ही पड़ गई थी, यूक्रेन पर रूस के हमले के 2 दिन बाद, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने वोटिंग नहीं की। इसमें स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर हमला करने के लिए रूस की भर्त्सना की गई थी इस प्रस्ताव में। तब क्या था, हंगामा मच गया। शुरुआती कुछ दिनों में तो लगा जैसे भारत पर पश्चिम का दबाव इतना हो जाएगा कि हम झुक जाएंगे। लेकिन अजीत डोभाल, मोदी और जयशंकर ने जो फौलादी रुख अख्तियार किया, उससे पश्चिम को ये एहसास हो गया था कि रूस के साथ जो हमारी वो दोस्ती है पुरानी वाली, वो हम नहीं तोड़ सकते। क्या हुआ फिर उसके बाद, बाइडन हो या बाकी दुनिया, सब नरम पड़ गए। भारत ने साफ बता दिया कि तुम बैन लगाओ, हम तो रूस से तेल खरीदेंगे, बल्कि ज़्यादा खरीदेंगे। और हमने ताल ठोक कर ये बात कही, क्योंकि हम पश्चिम पूरब या नाटो क्वाड देखकर नहीं, बल्कि देश हित में फैसला करते हैं। ये हमारी सरकार ने सामने रखा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने तो भारत आकर यहाँ तक कह दिया कि अगर चीन ने लद्दाख में दुस्साहस किया तो वो चुप नहीं बैठेगा, मतलब अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। हमने कहा ठीक है भाई, बोलो, लेकिन इससे हम रूस पर अपनी नीति नहीं बदलेंगे, ये क्लियर है। 7 महीने हो गए, आज भी जंग जारी है। फिर अचानक क्या होता है, 17 सितंबर को कुछ ऐसा होता है कि नाटो की बाँछें खिल जाती हैं। मौका था शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी से जिस तरीके से साफ गोई से कहा कि यह युग युद्ध का नहीं है, हमें डेमोक्रेसी, डायलॉग और डिप्लोमेसी से काम चलाना चाहिए, काम करना चाहिए। बस इसके बाद क्या था, जो बाइडन से लेकर इमैनुअल मैक्रों तक को लगा कि हम जो नहीं कर पाए, यानी वो जो नहीं कर पाए, वो काम मोदी ने कर दिया, क्योंकि पुतिन ने भी कहा कि वो भारत की भावनाओं को समझते हैं। अब आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो तारीख है 30 सितंबर, और पुतिन यूक्रेन के 4 इलाकों में से 2, खेरसोन और जैपोरिजिया पर कब्जे की फाइल पर दस्तखत कर चुके हैं। और ये दक्षिण में है दोनों यूक्रेन के, और जो उत्तर पूरब में है उसमें बहुत कम समय बचा है जब आपको ये खबर मिलेगी कि रूसी राष्ट्रपति ने लुहांस्क और डोनेट्स्क को भी रूसी हिस्सा बताने के फैसले पर मुहर लगा दी है। ये पहला मौका नहीं है कि पुतिन ने ऐसा किया है। इससे पहले 2014 में क्रीमिया को भी पुतिन ने ताकत के बल पर रूस में शामिल करा लिया था। अब जब अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन में एक के बाद एक रूसी सेना की हार का जश्न मना रहे थे, तब पुतिन ने वहीं जनमत संग्रह की चाल चल दी। अभी हमने देखा पिछले 15 दिनों में यही खबरें आई पश्चिमी मीडिया की तरफ से कि रूस की हार हो रही है, सेना भाग रही है। 23 से 27 सितंबर के बीच 4 इलाकों में जनमत संग्रह कराए गए। पश्चिमी देशों ने इसे शैम कहा, मतलब शर्मनाक, सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धत्ता बताने वाला, और उनकी बहुत मजम्मत की गई पुतिन की। बाइडेन, इमैनुअल मैक्रों, इंग्लैंड की जो नई पीएम हैं लिज ट्रस, सबने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भीषण प्रलाप किया। रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। ये पहली चेतावनी नहीं है, लेकिन ये चेतावनी अगर किसी काम की होती तो पुतिन यूक्रेन पर हमला ही कैसे करते। नाटो ने पहले तो रूस को उकसाया और नाटो के एक्सपेंशन के नाम पर उसकी सीमा तक मिसाइलें लगाने की तैयारी की। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की को वो दिलासा देते रहे कि अगर रूस ने हमला किया तो नाटो चुप नहीं बैठेगा। हमने देखा उसका क्या हश्र हुआ। उस नाटो के जो प्रोएक्टिव अप्रोच था वो कहाँ गया। जब हमला हुआ तब घिग्गी बंध गई।
जुबान चलाना आसान होता है, मिसाइलें चलाना बहुत मुश्किल। तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को बचाने के नाम पर नाटो ने यूक्रेन को जलने दिया। यही कहना वाजिब होगा कि ये डर दिखाओ कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, इसलिए चलो हम नहीं घुसेंगे। अब ये हथियार भेजकर मदद का दावा कर रहे हैं, क्या पता कल उसका भी हिसाब कर लें कि भाई इतने मिलियन डॉलर का था, हमें दे दो। खैर, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में वर्ल्ड लीडर्स ने थोक भाव में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। अभी आपने देखा कैसे एक के बाद एक सब लोगों ने सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने मोदी ने पुतिन से हाथ टोककर एक लकीर तो खींच ही दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पुतिन के सामने पीठ पीछे भले सारे बोल रहे हो, सामने तो किसी ने आज तक ऐसा कहा नहीं। सब मुरीद हैं लेकिन सब निसहाय हैं। तो उम्मीद की किरण मोदी में नजर आ रही है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं, अप्रैल मई के महीने से ही दिल्ली जो है वो दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों और कूटनीतिकों का अड्डा बन चुका है। यहाँ तक कि चीन के विदेश मंत्री भी भारत पहुँचे थे तब, और हो भी क्यों ना। मतलब 2 मार्च 2022 को यूएन महासभा में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में भारत, पाकिस्तान, चीन तीनों ने हिस्सा नहीं लिया। ये किसने सोचा था कि किसी भी मसले पर ये तीनों देश एक साथ आ सकते हैं, या बल्कि दिखाई भी दे सकते हैं। हो सकता है ये संजोग हो, लेकिन इसी 13 सितंबर को गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर जो तनाव था वो दूर हो चुका है। दोनों देशों के सैनिक अपने अपने स्थान पर पीछे चले गए हैं, जो 2020 से पहले की स्थिति थी। और चीन ने 2 दिन पहले ही कहा है कि अब लद्दाख में शांति की तरफ वो दोनों देश लौट रहे हैं। खैर, अब दुनिया को लग रहा है कि मोदी थोड़ा और जोर लगा दें तो पुतिन को जंग खत्म करने के लिए मना लेंगे। माने इतना तक तो ठीक है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत भारत को मजबूर नहीं कर सकती। मतलब हम अगर कोई फैसला लें तो हम खुद ले रहे हैं, ये उनको पता है। अगर हमने रूस का साथ दिया तो ये स्वतंत्र फैसला था, और 25 अगस्त को पहली बार रूसी प्रस्ताव का विरोध किया तो वो भी स्वतंत्र फैसला था। इसको लेकर बाकी दुनिया में कोई अगर राय कायम होती है तो वो राय कायम नहीं होनी चाहिए। दरअसल 25 अगस्त का जो रूसी प्रस्ताव था कि जेलेंस्की को यूएन में ऑनलाइन भाषण देने से रोका जाए, भारत ने इसका विरोध किया। पश्चिमी मीडिया ने इसे हमारे बदलते रुख के तौर पर पेश किया, लेकिन जल्दी ही हमने समझा दिया कि भैया ये वोट जो है वो रूस के खिलाफ नहीं है। दरअसल ये रूस के साथ दोस्ती बढ़ाने वाला दांव था कि चलो भाई ऑनलाइन दें या ना दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। भारत ने कूटनीतिक चाल चली कि भैया इन छोटे मोटे मुद्दों पे ठीक है, हम समर्थन नहीं करते, अब वो ऑनलाइन दे सकते हैं भाषण जेलेंस्की, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब वाशिंगटन में 11 दिनों के भीतर 50 देशों के साथ ताबड़तोड़ मीटिंग कर एस जयशंकर ने हर कठिन सवाल का सीधा और तगड़ा जवाब दिया है, तब अमेरिका ने हमारे सामने नई डिमांड रखी है। जो मेन मुख्य मुद्दा है आज आपसे बातचीत करने का, वो मैं बताता हूँ। अमेरिका अब ये हमसे कह रहा है कि रूस ने यूक्रेन के जिन 4 इलाकों पर कब्जा किया है उसके खिलाफ यूएन में प्रस्ताव लाया जाएगा और भारत को इसका समर्थन करना चाहिए। मतलब रूस के खिलाफ वोट करना चाहिए। मतलब ये लिटमस टेस्ट हमारा करना चाहते हैं। इससे पहले जयशंकर ने वाशिंगटन में बताया कि कैसे दुनिया के कई देश भारत से इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम सभी ध्रुव यानी गुट से संपर्क में हैं और उन पर असर डाल सकते हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में जयशंकर ने कहा था, दुनिया जिस अवस्था में है उसमें भारत महत्व रखता है। हम एक सेतु हैं, पुल हैं, हम एक आवाज़ हैं, हम एक दृष्टिकोण हैं, हम एक जरिया हैं। तो भारत की बढ़ते प्रभाव, भारत के बढ़ती ताकत का उन्होंने परिचय दिया। लेकिन अब जब बात आती है कि यूएन में रूस के खिलाफ फिर प्रस्ताव आएगा तो क्या करेगा भारत, ये सवाल पत्रकारों ने जयशंकर से भी पूछ ही लिया वाशिंगटन में। और उन्होंने बड़ी चतुराई से कूटनीतिक कौशल का परिचय देते हुए कहा कि जब सुरक्षा परिषद में बात होगी तब देखा जाएगा, यूएन में हमारे राजदूत हैं मौजूद, वो इसका जवाब देंगे और ये बताएंगे भी कि भारत ने अगर कोई फैसला लिया एब्सटेन करने का या सपोर्ट में वोट करने का या विरोध करने का, उसके तर्क भी बताए जाएंगे। अब ये माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक अमेरिका की तरफ से ये प्रस्ताव यूएन में आएगा। हमारा रुख हमें पता है, लेकिन अमेरिका को किसी तरह के दबाव से बाज आना चाहिए। न हम पहले झुके हैं न आगे झुकेंगे, राष्ट्रहित में जो उचित होगा वैसा करेंगे।
पहले हम पश्चिम की चाल समझते थे पर हाथ बंधे थे, लेकिन ये सरकार चुप नहीं बैठती। हम देख चुके हैं, मुंह भर सुना देती है, सामने सुनाती है। आपने भी देखा होगा कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रख रखाव के लिए अभी अभी 45 करोड़ डॉलर दे दिए और ये बता दिया दुनिया को कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में काम आएंगे। अरे भाई, F-16 से आतंकवाद की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? तो जयशंकर ने सुना भी दिया कि ये दलील देकर तुम किसको मूर्ख बना रहे हो। उधर जो बाइडेन चिल्ला चिल्ला कर ये बता रहे थे संयुक्त राष्ट्र में भारत का नाम लिए बिना कि यूएन में अब समय आ गया है कि सुरक्षा सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन हो, मतलब भारत को शामिल किया जाए। अब ये मस्का लगाने जैसा है या कुछ मुझे नहीं पता, ये टिप्पणी करना ये आप भी समझिए और इसको इंटरप्रेट कीजिए, लेकिन ये हमारी जीत है। दुनिया को पता चल चुका है कि आंख दिखाकर आप भारत को अब झुका नहीं सकते। आज के लिए इतना ही। सोमवार को नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।